हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि 11 तारीख को एसएससी सीएचएसएल का जो स्कोर कार्ड था वो आ चुका था, जिसमें आपके नॉर्मलाइज स्कोर जो थे वो आपको पता लग गए थे। जिन्होंने भी एग्जाम दिया था आई होप आप सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा, काफ़ी अच्छा स्कोर आपका रहा होगा। ठीक है, तो आंसर की में मेरा स्कोर क्या बना था और नॉर्मलाइज स्कोर मेरा क्या रहा, ये काफी लोगों का डाउट था और पूछ रहे थे भाई आपका क्या स्कोर रहा, पिछली बार आपका स्कोर काफी सही था तो इस बार क्या रहा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मेरा क्या स्कोर था, नॉर्मलाइज होकर कितना स्कोर हुआ, वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और साथ में जो मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जिन भी लोगों ने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्वालिफाई किया उनको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखिए आगे में डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम देना है, तो डिस्क्रिप्टिव देखिए कई लोग बिना तैयारी के भी देते हैं, लेकिन अगर एक सेफ साइड में रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, मैंने कैसे तैयारी करी थी, क्योंकि स्टार्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल मेरे पास होना चाहिए, तो कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो फ्री मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है, कई सारे कोचिंग के आपके पास पीडीएफ आते हैं, वो सारे पीडीएफ जो भी मेरे पास है जिनका यूज मैंने किया था डिस्क्रिप्टिव तैयारी के लिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा और कहाँ पे आपको मिलेगा, कैसे आपको यूज करना है, वो सब इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ मेरे स्कोर कार्ड की, मेरा मार्क्स क्या रहे। तो जैसा कि आपको पता है मैंने लास्ट टाइम का भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिया था, एसएससी एमटीएस भी दिया था। एसएससी एमटीएस में मेरा स्कोर था 77, जिसमें कि फाइनल नहीं हो पाएगा क्योंकि पता ही है आपको बहुत कम स्कोर है। तो डी वाली लिस्ट में मेरा नाम भी नहीं, क्योंकि मेरे जो प्रेफरेंस है, जोन प्रेफरेंस, वो लगभग 5 से 6 ही थे जो मेरे आसपास है दिल्ली के, वही सब मैंने भरे थे। तो मेरा डी वाली लिस्ट में नाम नहीं है एसएससी एमटीएस में। ठीक है, और सेकंड एसएससी सीएचएसएल, लास्ट टाइम का सीएचएसएल में मेरा जो रॉ स्कोर था वो 144 था, जो कि नॉर्मलाइज होकर 168.75 हो गया था। ये आपको स्कोर कार्ड दिख जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सीएचएसएल 2020 वाला है। ठीक है, इसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया था, काफी अच्छा भी डिस्क्रिप्टिव गया था मेरी तरफ से, बट जो लेटर था, लेटर में नाम क्या था, हेमदास था, सॉरी हेमदेव नाम था लेटर में, और हेमदेव की जगह लेटर में नाम हेमदास कर दिया था। तो देव की जगह दास लिखने की वजह से मेरा यूएफएम लग गया था और एग्जाम चेक नहीं हुआ था डिस्क्रिप्टिव का। इस वजह से लास्ट ईयर वाले से सीएचएसएल की रेस से मैं आउट हो गया था। ठीक है, तो टाइपिंग तक मैं नहीं पहुंचा था। कई लोग पूछ रहे थे भाई आपने ज्वाइन क्यों नहीं करा, ये वो, तो भाई मेरा नहीं हो पाया था उसमें। अब बात करते हैं इस साल। इस साल मेरा रोज स्कोर रहा था 147 जब मैंने काउंट करा था आंसर की से, बट मैथ्स में मैंने कितने अटेम्प्ट करे थे, 24 अटेम्प्ट करे थे। एक मेरा अनअटेम्प्टेड था, लेकिन मैं घर पे आके मुझे पता था कि वो क्वेश्चन ही गलत था क्योंकि मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया था। जब आंसर किया मैंने तो सॉल्व करने का ट्राई भी करा, लेकिन आंसर उसका नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन सच में गलत था। तो मेरा जो रो स्कोर था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 151.5 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे पता था मैथ्स का गलत था, ठीक है, जो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया, और 2400 में अटेम्प्ट करके आया था, और एक कोई और क्वेश्चन था जो कि वो भी रॉन्ग था, तो उसके भी मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, 151.5 मार्क्स मेरा रो स्कोर है एसएससी सीएचएसएल में, जो कि नॉर्मलाइज होकर 161.5 हो गया, 161.15। ठीक है, ये स्कोर हो गया, लास्ट टाइम से कम स्कोर है, बट ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है। बहुत सारे लोग काफी अच्छा स्कोर भी आता है, 170 प्लस 180 प्लस भी लोग लाते हैं, बट उतना अच्छा लेवल पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। आगे ट्राई करेंगे कि और अच्छे से तैयारी हो पाए। एसएससी सीजीएल देना है अभी आगे जाके, इस साल का भी सीजीएल दिया था, आगे भी देना है, तो उसमें कोशिश करेंगे कि ज्यादा हो पाए। जीके में थोड़ी कमी आ रही है, उसको इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। तो ये था मेरा एसएससी सीएचएसएल का स्कोर कार्ड। एक बार मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्कोर बता देता हूँ अपना। मैथ्स में देखिए लास्ट टाइम भी 50 आउट ऑफ 50 थे, इस साल भी 50 आउट ऑफ 50 है। रीजनिंग में स्कोर रहा है 46, इंग्लिश में 43, और जीके में थोड़ा स्कोर कम रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से सही स्कोर है, 12.5 मेरा स्कोर रहा है। ठीक है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम मैंने जितने भी दिए मुझे पता चला भाई जीके इनकी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आती है। कई बार ये ऐसी जीके बना देते हैं आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें, लेकिन कई बार जीके इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि कुछ भी नहीं आएगा आपको, ना ही प्रीवियस ईयर में से एक भी क्वेश्चन दिखेगा आपको, ना ही लूसेंट में से कोई भी क्वेश्चन दिखेगा। तो ऐसा एसएससी एग्जाम में हो जाता है। जैसे मैंने अभी एसएससी एमटीएस दिया था 2022 वाला, उसमें मेरा जीके में स्कोर रहा 25 में 17.5, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है। बट मैंने अभी दिया था सीजीएल का एग्जाम भी दिया था, सीजीएल में मेरा 50 में सिर्फ 5 नंबर है जीके में, तो आप जानते हैं कितना ज्यादा बुरा स्कोर है, 5 नंबर तो बहुत ज्यादा बुरा है। तो इतना ज्यादा अप डाउन लेवल हो जाता है कि कुछ उसमें देख ही नहीं सकते हम। तो सिलेक्शन के लिए मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इस पे आपकी पकड़ काफी अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो 150 नंबर का पूरा पैक है, इसमें 135 प्लस आपके नंबर आने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पे जा पाएंगे। जीके में बाद में स्कोर आ रहा है, आपकी किस्मत अच्छी है, जीके वही आ रही है जो आपको आती है, तो फिर वो आपका स्कोर जो है बूस्ट करेंगे। लेकिन बाकी ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, तो चाहे कम नंबर से आपका सिलेक्शन हो, कम नंबर पे सिलेक्शन हो, लेकिन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ज्यादातर लोग यही करते हैं, इन 3 सब्जेक्ट को मजबूत करते हैं, बाद में जीके पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, इन 3 सब्जेक्ट को काफी ज्यादा अच्छा कर लेना है। बाकी देखिए 98% होती है आपकी मेहनत। ठीक है, उसका 2% एसएससी एग्जाम में किस्मत है, किस्मत का बहुत रोल है यहाँ पे। देखिए कई बार हम टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, वो बोलते हैं कि जीके मैंने 2 ही महीने तैयारी करी, लेकिन जीके मेरा स्कोर 35 आ गया, 30 आ गया,
कैसे आ गए बोले, वही जी के आई जो मैंने पढ़ी थी, तो किस्मत ने भी उनका साथ दिया। और बाद में नॉर्मलाइजेशन में हमें किस्मत चाहिए। कई बार क्या होता है आसान शिफ्ट में भी ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं। जैसे पिछली बार मेरा एग्जाम था, वो मुझे लगा इस साल के एग्जाम के कंपैरिजन में ईजी था। पिछली साल मेरा एग्जाम एसएससी सीएचएसएल वाला 2020 का, लेकिन उसमें मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ 24 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, और इस साल सिर्फ 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ, जबकि मुझे लगा इस साल एग्जाम जो था मेरा वो मुश्किल आया था। ठीक है, तो ऐसे वेरिएशन चलते रहते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो सबके साथ बराबरी तो करता नहीं है, आप ये आपको भी पता है। कई बार कई शिफ्ट आपको आसान लगती है, जो दूसरी शिफ्ट थी वो आसान थी, लेकिन आपकी शिफ्ट मुश्किल आ गई। लेकिन दोनों में नॉर्मलाइजेशन में जमीन आसमान का फर्क आ गया, उसमें ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो गई और आपके में कम हुई। तो ऐसा चलता रहता है। बाकी आपको इन 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से मेहनत करनी है। बाद में टाइम बचता है तो आपको जीके पर भी ध्यान देना है अपनी। ठीक है, तो ये तो होगी बात मेरे स्कोर की। ठीक है, मोटिवेटेड रहना है, आगे जो भी एग्जाम है उसकी 100% अच्छे से तैयारी करते रहनी है। और साथ में दिन में 2-2.5 घंटे आप निकालें, डिस्ट्रिक्टिव की तैयारी करें। ठीक है, डिस्ट्रिक्टिव में अभी आप देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे चीज़ें मैनेज करूँ। मान लीजिए कोई अलग से टॉपिक आ गया जो मैंने तैयार नहीं करा, तो उस पर कैसे लिखूंगा। तो उसके लिए मैं आपको बेसिक बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले तो देखिए, आपको लेटर पे ध्यान देना है। लेटर में क्या है, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। तो फॉर्मल लेटर आएगा या फिर इनफॉर्मल, औपचारिक या फिर अनौपचारिक। मैंने हिंदी में करा था तो मैं हिंदी में बताऊंगा ज़्यादातर, आप समझ जाइएगा। इंग्लिश वाले उसको इंग्लिश में कर लीजिएगा तैयार। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, तो आपको फॉर्मेट उसका बनाना है, लिख लेना है। एक आप सैंपल के रूप में एक लेटर लिख लीजिए फॉर्मल का, एक इनफॉर्मल का, जिसमें आप उसका जो फॉर्मेट है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, तारीख कहाँ पे लिखनी है, सेंडर एड्रेस कहाँ लिखना है, राइटर एड्रेस कहाँ लिखना है। ठीक है, वो सब आप लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि क्या होगा, क्योंकि आधे मार्क्स सिर्फ आपके फॉर्मेट के होते हैं। फॉर्मेट सही रहेगा तो आधे मार्क्स तो लेटर के ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, बाद में देखिए जो जरूरी चीजें हैं लेटर में, यूएफएम ना लगे लेटर में, क्योंकि कम मार्क्स आ जाए वो चल जाएगा, लेकिन चेक ही ना हो ये ज्यादा बुरा हो जाएगा, फेल हो जाए वो ज्यादा बुरा है। तो जो लेटर में एड्रेस दिया है सिर्फ उतना ही लिखें, कुछ भी एक भी शब्द एक्स्ट्रा ना लिखें। जैसे नई दिल्ली दिया हुआ तो नई दिल्ली लिखें, उसके आगे अपनी मर्जी से पिन कोड ना लिखें। कई बार लोग एक्स लिख देते हैं, तो ये भी ना करें, इतना भी आपको चांस लेने की जरूरत नहीं है। ये भी ना लिखे, एक्स करते हैं वो भी मत करें। ठीक है, नई दिल्ली लिखा है एड्रेस में, सिर्फ लोधी रोड मिल रहा है तो लोधी रोड लिखते हैं, उसके आगे कुछ भी मत लिखे अपने मन से। अगर आपका नाम शिव दिया है तो शिव लिखे, आपका नाम शिवानी दिया है तो शिवानी ही लिखते हैं। ये नहीं कि अपनी तरफ से लड़के का नाम लिखे, आप लड़के हैं तो ऐसा ना करें। ठीक है, और लड़कियों के लिए भी सेम कि लड़के का नाम है लड़के का ही लिखें, अपनी तरफ से कोई भी नाम ना लिखें। कुछ भी अज्यूम नहीं करना है कि मैंने इसका नाम अज्यूम कर लिया, अपने भाई का नाम अज्यूम कर लिया बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यूएफएम बहुत ज्यादा खतरनाक है तो उससे बच कर रहे हैं। ठीक है, एक बार जब आप पूरा लिख लेते हैं ऐसे लेटर, तो दोबारा उसे जरूर पढ़िएगा एग्जाम में कि कहीं पर बीच में गलती से मैंने कुछ अलग तो नहीं लिख दिया जो एग्जाम में दिया नहीं था। आपको क्वेश्चन पेपर में जो गिवन नहीं था उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको इतना काटें, ऐसा काट दे कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, सिर्फ एक लाइन से काट देते कई लोग, वो नहीं करना है। अच्छे से पेन चला देना उस पर कि बिल्कुल समझ में ना आए कि लिखा क्या था, अगर आपने गलती से कुछ लिख भी दिया तो। ठीक है, तो एक लाइन में नहीं काटना, अच्छे से काट देना है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। ये होगी लेटर की बात। एक सैंपल लेटर लिख लिया जिससे आप फॉर्मेट को उसके रिवाइज करते रहे, बाद में आगे प्रैक्टिस के लिए लेटर लिखते रहे। एक बुक आती है 151 एसेज, अरिहंत की बुक आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। उसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसमें काफी सारे लेटर्स और एसेज, आप सिर्फ ऐसे उसमें दिए हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। लेटर के लिए एक पीडीएफ में डाल दूंगा चैनल पे, उससे आप फॉर्मेट वगैरह देख लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट लेटर्स वगैरह हैं अलग अलग टाइप के, वो आप उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं आप एस्से के बारे में मेन। तो एस्से के लिए आपको 2-3 चीजें तैयार करनी है। पहले तो स्लोगन, ठीक है, लोक कथ्य जैसे कहते हैं हिंदी में। जैसे जब भी आप लेटर एस्से स्टार्ट करते हैं तो एस्से को अच्छा बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए आपको शुरुआत में लाइनें स्टार्ट कर देनी चाहिए, लाइन ऐड करनी चाहिए। तो इसमें देखिए मैंने कुछ अलग अलग से मेजर टॉपिक उठा लिए थे, जैसे जिसमें जो सब में चल जाते हैं। जैसे आतंकवाद का एक टॉपिक उठा लिया, एक गरीबी का उठा लिया, एक जातिवाद का उठा लिया, एक स्त्री पुरुष का उठा लिया, और उनसे रिलेटेड कोई स्लोगन लिख लिया था जिससे उनसे रिलेटेड कुछ भी आएगा। जैसे मैंने आपको बोला स्त्री पुरुष, उसमें वुमेन इंपावरमेंट भी आता है, रेप भी आता है, और वुमेन के ऊपर जो भी चीजें होती हैं वुमेन से रिलेटेड है, वो सारी चीजें उसमें अंदर आती हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मैं वुमेन के ऊपर जो लाइन मैंने लिख रखी थी वो लिख दूंगा। ठीक है, शिक्षा के लिए मैंने एक स्लोगन लिख रखा था, इस तरीके से मैंने स्लोगन लिख रखे थे। ये हिंदी में, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जो भी हिंदी में कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं इसे। जैसे मैंने लिख रखा था, स्त्री पुरुष के ऊपर लिख रखा था, महिला वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है, ना ज्यादा में ना कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। ऐसी जनसंख्या पर रोक लगाएं, देश को प्रगति पथ पर लाएं। तो ऐसे ढेर सारे टॉपिक से तैयार कर रखा था, जैसे समानता को लेकर, बदलाव को लेकर, प्रकृति के लिए, प्रदूषण के लिए, जाति भेद के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, जो मेजर टॉपिक है, आपको पता है ना कुछ मेजर टॉपिक होते हैं जो कि सब में चल जाते हैं, उनसे रिलेटेड 5-6 टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो उसके ये तैयार कर लिया था ताकि एक स्टार्टिंग काफी अच्छी हो। आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाए उसके लिए आपको स्लोगन जरूर तैयार कर लेना है अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो। उसके बाद कुछ फैक्ट्स, क्योंकि आप
आपको लिखना क्या होता है ऐसे में, एक तरीके से कहानी लिखनी होती है, अपने जो आपके विचार हैं वो लिखने होते हैं, लेकिन अपने विचारों को एक प्रमाणिकता देने के लिए कि वो सही हैं, तो उसके लिए आपको फैक्ट ऐड करने हैं। तो जैसे मैंने जनसंख्या से रिलेटेड जो आंकड़े थे वो सब लिख रखे थे, और जो मेरी कॉपी थी यूएफएम लगा था जिसपे, उसको मैंने आरटीआई से मंगा भी लिया था, आरटीआई लगा के। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कि मैंने कैसा लिखा था, हालांकि वो चेक नहीं हुए, लेकिन आप तब भी बोलेंगे तो मैं एक बार आपको बता दूंगा कि मैंने कैसा लिखा था, दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो बता दीजिए कमेंट में अगर आपको देखनी है तो। बाद में मैंने क्या करा था, जो इंडेक्स है वो लिख लिया, जैसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन में हमारी रैंक क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट रैंक्स है वो लिख ली थी और याद कर ली, ताकि अगर कुछ कोई भी रैंक मैं कहीं पे लगा सकता हूँ जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़े तो मैं लिख दूंगा। और उसके अलावा मैंने तैयार कर लिया था पॉलिटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए थे। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो धार्मिक से रिलेटेड कोई भी ऐसे आएगा तो मैं उसमें आर्टिकल लिख दूंगा। भाग 2 नागरिकता के बारे में बोलता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम आएगा तो भाग 2 बताऊंगा क्या होता है। तो जो भी आर्टिकल हैं और पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो सब मैंने लिख लिए थे डायरी में, ताकि मैं वो वहाँ पे यूज कर पाऊँ, और मैं डेली रिवीजन भी करता रहता था, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिस करने बैठता था एसए की डेली, तो उससे पहले मैं ये अपने नोट से उन्हें रिवाइज करता था, स्लोगन सारे पढ़ लेता था, पॉलिटिक्स से जो थोड़ा बहुत लिख रखा था, इतना सब कुछ नहीं, जो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीजें मैं यूज कर सकता हूँ, खाली तो नहीं, ये नहीं इतना सारा तैयार कर ले और बाकी में यूज कुछ ना कर पाए। दो पेज में पॉलिटिक्स के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो लिख लिए, 2 पेज में स्लोगन, ठीक है, 2 पेज में आपने, 1 पेज में आपके जो इंपॉर्टेंट वो है ना इंडेक्स वो आप लिख लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वैसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 6 लिख रखे थे। एक तो गरीबी का अंत पहला होता है, चौथा बोलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छठा बोलता है शुद्ध जल एवं स्वच्छता। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य, उन्हें मैंने नोट कर लिया था। पॉलिटिक्स, इंडेक्स, इसके अलावा मैंने जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं मैंने ऐसा लिख दिया था, स्त्री के ऊपर रिलेटेड जो भी स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, खेल से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, पर्यावरण से रिलेटेड थोड़ी 3-4 स्कीम्स, प्रदूषण से रिलेटेड, ताकि मैं वो ऐसे में यूज कर पाऊँ। इसके अलावा मुझे कोई ये जनसंख्या के आंकड़े मैंने यहाँ पे लिख लिए, जो कि मैं जो लिख कर आया था SSC में, उसमें मैंने यूज भी करे थे। जीडीपी में हमारी क्या चल रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़े बहुत मुझे मिल जाते थे पढ़ने के बाद ऐसे, वो भी मैं इसमें नोट कर लेता था, ताकि मैं एंड टाइम में उसे रिवाइज कर पाऊँ, ठीक है। तो ये जो थोड़ी बहुत चीजें थी ये आपको कर लेनी है। बाकी देखिए, इसके अलावा ये पढ़ें, इसके बाद जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करें। प्रैक्टिस के लिए मैं ये कहूँगा, जो बुक बताई मैंने आपको वो है, या फिर उसके अलावा भी काफी सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरे पास भी काफी सारी पीडीएफ है जिनका मैंने यूज किया था, वो सब मैं आपके शेयर कर दूंगा। जिसमें भी आपको कोई मटेरियल अच्छा लगे उसके आप कर सकते हैं। बाकी आप एक लिस्ट तैयार कीजिए, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो एसए के टॉपिक्स थे वो सारे लिख रखे हैं, पहले उन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा। जो दोस्त थे मेरे 2-4 जिन्होंने SSC की तैयारी कर रखी थी, सिलेक्टेड है कोलकाता में एयरपोर्ट अथॉरिटी में, तो उनसे ही मैंने पूछे थे, वो भी साथ में तैयारी कर रहे थे इस साल की भी, तो उन्होंने कुछ ऐसे बताए थे मुझे, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उनकी आप तैयारी कर लीजिए। तो वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पहले उनको तैयार कर लीजिएगा। तैयार कैसे करना है, आप उनकी प्रैक्टिस भी करें लिख के, और साथ में बुलेट पॉइंट्स पे उनको लिख लीजिए। जैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड मैंने 3-4 बुलेट पॉइंट लिख दिए थे, कब ये आया, दिसंबर 2019 में। दूसरा, सरकार ने क्या कदम उठाए। तीसरा, कोविड-19 से निपटने के लिए क्या क्या कदम चल रहे हैं, और क्या क्या मनरेगा के जरिए रोजगार बढ़ाया गया, आत्मनिर्भर भारत योजना लाई गई, जो योजना है उससे रिलेटेड है वो सब लिख दिया था। ऐसे दूसरा टॉपिक था क्रिप्टो करेंसी, उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चीजें मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे जापान में क्या नाम था उनका जिन्होंने इसको बनाया था, तो उसका नाम लिख दिया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे एक टॉपिक को कवर करने के लिए याद होने चाहिए ताकि वो अच्छा बन पाए, वो मैं लिख लिया करता था। समझ गए ना आप। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, तो कब आई ये योजना, ये लिखा। दूसरा, क्या इससे फायदे होंगे, वो लिखे, एक ही पॉइंट में सिर्फ लिखा फायदा। तीसरा, सरकार ने कितना फंड दिया है, वो सब लिख दिया, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि इसने पढ़ रखा है, ठीक है। 5 लाख जितने भी रुपए उसके लिए आए हैं वो सब लिस्ट में मैनेज कर दिया। ऐसे जीएसटी के बारे में लिख दिया। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसकी लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो ये पूरा तरीका है डिस्ट्रिक्ट की तैयारी करने का, ठीक है। लेटर में आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, इतना ही है। बाद में की मैंने 1-2 लाइन लिख ली थी लेटर के लिए। जैसे स्टार्ट में क्या लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, स्टार्ट में ये लिखना है, स्टार्ट में आप कैसे हैं ये बताएं, उनसे पूछें उनके हालचाल। उसके बाद बीच में क्या उद्देश्य है, लेटर लिख किस ले रहा हूं मैं, और एंड में क्या करना है, एंड में अगर कोई अधिकारी है तो उससे जो आप मांगना चाहते थे, जो भी आप उससे बोल रहे हैं उसके बारे में बोल दीजिए कि मैं आशा करता हूं कि आप ये कार्य जल्दी करेंगे, वो कर दिया। या फिर अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, तो छोटों को प्यार देना, बड़ों को चरण स्पर्श करके खत्म कर दिया उसे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, वो आपको पता होना चाहिए। लेटर में इतना इनफ है। एस्से के लिए थोड़ी चीजें ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि एस्से ही मेन होता है। एस्से सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद लेटर लिखना होता है। तो एस्से पहले आएगा तो एस्से अगर अच्छा जाएगा, अगर एस्से अच्छा लिखा है तो लेटर अगर हल्का फुल्का भी है, थोड़ा खराब भी है, तब भी ज्यादा नंबर लेटर में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पहला इंप्रेशन वाली बात है यहाँ पे भी, ठीक है। तो स्लोगन्स हैं,
जनसंख्या के आंकड़े, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके, और कुछ आपकी स्कीमें हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें जरूर ऐड करिएगा गवर्नमेंट की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे लिखते टाइम कभी भी गवर्नमेंट की बुराई ना करें, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ गलत कदम उठाए वो बताएं, लेकिन गलत कदम के बाद भी सरकार नियमित रूप से उसके लिए प्रयास कर रही है उसको सही करने का, ऐसा जरूर लिखें, ठीक है। गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है, अगर नंबर चाहिए तो। अगर आप बहुत सच्चाई में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट की बुराई बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट का एक पार्ट बनने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की बुराई ना करें, ठीक है। गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत आलोचना करी भी है तो एंड में जाके उसे ऐसा कर दे कि पॉजिटिव एटीट्यूड में लाए कि हाँ, सरकार और दूसरे जो भी लोग हैं कदम उठा रहे हैं, वो जल्दी चीज सही हो जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है, तारीफ करते हो जब भी लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये फैक्ट है, काफी लोग बोलते हैं, तो ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। बाकी जो भी मटेरियल मैंने आपको बताया वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा ताकि आप उसे पढ़ पाएं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।